Tools of RNA technology. What are the tools we are going to require in recombinant DNA technology? Restriction enzymes to cleave the DNA at specific positions. Vectors to transfer the gene of interest into the host. Polymerases for the cloning of DNA or the gene of interest. Ligases to clone to join the two pieces of DNA. Host in which the protein is going to be expressed or in which the gene is going to be expressed. तो फर्स्ट वन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं restriction enzymes. Restriction enzymes were discovered in 1963, but how? Actually, the scientists discovered a procedure through which E. coli could protect itself from the infection by bacteriophages. Bacteriophages are the viruses that are going to infect the bacteria. Now, how are they are going to protect themselves? See, बैक्टीरियोफाज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर देता है, जिसकी वजह से जो वायरुलेंट डीएनए होता है वो अपने कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है ई कोलाई के अंदर, एंड दिस इज हाउ ई कोलाई डाइज बट द वायरस कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ थ्रू बैक्टीरिया. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था. बैक्टीरिया वाज एडिंग मिथाइल ग्रुप्स टू इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड इट वाज क्लीविंग द genetic material of virus. Now, why the methyl groups were added? Methyl groups were added to bacteria's own DNA so that the DNA could be protected from virulent activities as well as it could protect itself from the restriction enzyme activities that the bacteria possessed. बैक्टीरिया के पास restriction enzymes की activities थी जिसकी वजह से वो वायरस का जो डीएनए है उसको क्लीव कर पा रहा था और उसको खत्म कर पा रहा था अपने अंदर, लेकिन उसने मिथाइल ग्रुप इसीलिए ऐड किया ताकि वो खुद की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटीज से बच जाए और वायरुलेंट एक्टिविटीज से भी बच जाए. ठीक है, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया गया था 1963 में. लेकिन जो सबसे पहले डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था इट वाज हिंद 2. हिंद 2 का डिस्कवरी तो हो गया था बट उसका कैरेक्टराइजेशन और उसका नेमिंग जो दिया गया था वो 5 साल बाद दिया गया था. सो फर्स्ट डिस्कवर्ड वाज हिंद 2. ठीक है, इट वाज कैरेक्टराइज्ड 5 years later. दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, अब हिंद 2 का काम कैसे था? हिंद 2 वाज यूज्ड टू वर्क ऑन अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स. डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं. डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की मैं बात करूं तो वहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं. तो हिंद 2 जो है वो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइज करता था और फिर अकॉर्डिंगली जहाँ उसको कट करना होता था वहां पर वो कट करता था. मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और जो उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है उसको वहां से क्लीव करते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक होती है, वो किसी भी साइट पर कट नहीं करते. हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हर एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है जहां पर वो एक्शन शो करते हैं. ठीक है, तो हिंद 2 की जो साइट थी वो ऐसे थी. रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो था उसका this is a double stranded DNA. ठीक है, ये इसका हिंद 2 का जो था ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस था. यह एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है पर फिर भी फॉर नॉलेज याद कर लीजिए. ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस हिंद 2 का है, 6 बेस पेयर्स का है और ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है. ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं ये सब हम देखेंगे. अभी पहले इतना देख लीजिए. ये हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. ये पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा. उसको यहाँ पर जहाँ पर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया बस वहीं पर उसने अपना एक्शन दिखाना है और उसको कट कहाँ से करना है वो इन दोनों के बीच में से कट करता है ऐसे. ठीक है, पीयू क्या है? पिरिमिडिन प्यूरिन. कोई भी पिरिमिडिन या प्यूरिन हो सकता है यहाँ पर बट जो स्टार्टिंग और एंडिंग का सीक्वेंस है वो ये वाला होता है. पिरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में से ये कट करता है दोनों को और ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स के बारे में मोड ऑफ एक्शन में बात करेंगे. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कैसे करता है. अब आप ये देख रहे होगे कि ये 5' to 3', 5' to 3' आप कैसे भी रीड कर लो सीक्वेंस है वो सेम ही आना है. मतलब अगर आप यहाँ से रीड करते हुए जा रहे हो तो GTPYPU AC है, यहाँ से रीड करते जा रहे हो तब भी GTPYPU AC है. So this kind of sequence is palindromic sequence which reads the same in both sense, forward or backward both. फॉर एग्जाम्पल मलयालम मैडम आप उसको कहीं से भी पढ़ो वो सेम ही जाएगा. ठीक है, लेकिन डीएनए में रीड करने का सीक्वेंस या जो मतलब तरीका है वो कैसे होना चाहिए. 5' to 3' अगर आप किसी चीज को रीड कर रहे हो तो पीछे से भी आप उसको 5' to 3' ही रीड करते हुए आओगे. ऐसा नहीं है कि 5' to 3' यहाँ से रीड कर लिया और फिर 3' to 5' यहाँ से रीड कर रहे हैं. नो,
अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ से रीड करते हुए जा रहे हो, तो अगर आप पीछे से भी आ रहे हो तो फिर उसको भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रीड करोगे, तभी वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माना जाएगा, अगर वो सेम आ रहा है दोनों केसेस में तब। तो ऐसे तो हमारा हिंद टू काम करता है, और जो बाकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो भी इसी बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, अब हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल एस्टिमेट जो है वो कर चुके हैं एक्सट्रैक्ट। हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया है फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन एंड इट कुड बी आस्क्ड इन अ सर्टेन रीजन। क्या पता वो आपको 900 की जगह 230 रख दे, या 230 की जगह 900 रख दे। ठीक है, तो या फिर स्ट्रेन वैसे कर दे कि 900 स्ट्रेन्स से हमने 230 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो आइसोलेट करें, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria, each having its own specific recognition sequence. हर restriction enzyme का अपना एक recognition sequence होता है जिसके लिए वो specific होता है। और अगर आप DNA recombinant DNA बना रहे हैं, तो जो 2 DNA आप काट रहे हैं उनको आप सेम restriction enzyme से काटेंगे, तभी आपके जो restriction enzymes है वो आपस में लाइगेट तभी जो DNA की पीसेज हैं वो आपस में लाइगेट हो पाएंगे। अगर आपने अलग अलग restriction enzymes से उसको काट दिया है तो उनकी restriction साइट बदल गई है, और restriction साइट बदल गई है तो जो डीएनए पहले जगह पे फिट होना था अब वो कहीं और जाकर फिट हो जाएगा, या फिर वो फिट होगा ही नहीं। ठीक है, वो चीज हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात हो गई। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग करी कैसे, ये हिंद टू नाम कहाँ से आया है, इसकी नेमिंग भी तो कही होगी कहीं से हमने। तो देखो नेमिंग की बात कर देते हैं हम। The first word comes from the genus from which you have isolated the restriction enzyme. The second 2 letters come from the species of that organism, and the fourth letter is the name of the strain. Following the Roman number is the order in which the restriction enzyme has been discovered. Like for Hind2, H stands for Haemophilus, In stands for influenza, D stands for strain name D, and second stands for the order of discovery. Another example in NCERT is given EcoR1. इसकी डिस्कवरी कैसे की, मतलब इसका नेमिंग कैसे किया गया। E comes from Escherichia, Co stands for coli, R was the strain name RY, and this one was 13. ओके, तो ये इसका जो था रिप्रेजेंटेशन था इक्वार1 का, और ऐसे ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इक्वार1 का एग्जांपल अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, उसी को याद कर लीजिए, जीनस वगैरह देख लीजिए, स्ट्रेन देख लीजिए, और द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी देख लीजिए। ठीक है, दैट्स हाउ द नेमिंग इज डन। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, हमने क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल्स में क्लासेस ऑफ एंजाइम्स पढ़े थे, OTH, LIL, ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलेज, लाइगेजेस, ligases, isomerases, OTH, LIL, oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, OTH, LIL, isomerase and then ligases। तो उसमें से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू हाइड्रोलेजेस एंजाइम। मतलब वाइडर क्लास जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वो हाइड्रोलेज है, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली वो सब क्लास कौन सी है, वो न्यूक्लिएजेस है। क्योंकि आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम किस पे कर रहा है, वो डीएनए और आरएनए पे काम कर रहा है। डीएनए आरएनए आर व्हाट, दे आर द जेनेटिक मटेरियल, या दे आर द न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाला एसिड होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है, वो वाटर को यूज करके, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोलेज, वो वाटर को यूज करके आपके जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर या फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो क्लास वाइडर क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज न्यूक्लियस, सॉरी। What is the class of restriction enzymes? It is nucleases. क्योंकि ये डीएनए या आरएनए पे काम कर रहा है, विच आर न्यूक्लिक एसिड्स, उनको ब्रेक डाउन करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का है। अब न्यूक्लियेसेस भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के एंड्स पर कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के बीचों बीच से कट करते हैं। अब कोई सीक्वेंस में ऐसे कर दूं, ठीक है,
इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ठीक है ये। अब मुझे इसको कट करवाना है, ठीक है। तो अगर एक्सोन्यूक्लियस है तो वो इसको यहीं से कट कर देगा स्टार्टिंग से, लेकिन अगर एंडोन्यूक्लियस है तो सपोज वो कहीं यहाँ से कट कर रहा है डीएनए के बीचों बीच में से, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस। और जो अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस की कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। क्योंकि ये जो है आपके डीएनए के बीचों बीच से कोई फ्रेगमेंट जो है वो उसको कट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। ये सपोज कोई बहुत ही बड़ा स्ट्रैंड है, पूरा चला हुआ आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे इसको बीच में वाला सीक्वेंस दिख गया और इसने बीचों बीच में से, मतलब ये पूरा सीक्वेंस भी बीच में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मिल गया, ये खुद का पूरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस खुद पूरा बीच में है और उसमें भी उसके बीच में से उसने कहीं से काटना स्टार्ट किया। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम होता है और ये ऐसे ही जो है ये वर्क करते हैं। बाकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। Now we are going to discuss about the mode of action of restriction enzymes, that too of EcoR1, ठीक है। एनसीईआरटी में EcoR1 के बारे में दिया गया है और EcoR1 जो अपने 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पे काम करता है, GAATTC। मेरे सर ने तो इसको ऐसे याद कराया था घातक के फॉर्म में, तो ये इजीली याद हो जाएगा, GAATTC। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है इसका भी, ठीक है। और एक लीव कैसे करता है, ये G और A के बीच में से कट करता है दोनों को अपोजिट स्ट्रैंड्स पे से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं अगर उनको मुझे दो डीएनए को लिंक करवाना है तो मुझे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, जिससे कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो दोनों के अंदर और दोनों एक दूसरे से आके जो है इजीली अटैच हो जाएं। तो जो EcoR1 है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर का है, ठीक है। उसने अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया, पूरा पहले तो पूरी डीएनए की लेंथ पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर आके उसने देखा कि ओके ये तो मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर आ गया। सिमिलरली वो यहाँ से आ रहा था, उसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर मिल गया, अब वो कट करना स्टार्ट करेगा। तो वो कट कैसे करता है, वो ए और जी के बीच में से कट करता है। ये EcoR1 का स्पेसिफिकेशन है कि ए और जी के बीच में से कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड्स पे से कट करेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ से कैसे कट किया है, ये ऐसे कट करेगा, मैंने बताया था दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करेगा। तो जी और ए के बीच में से कट किया और यहाँ से भी जी और ए के बीच में से कट किया। सिमिलरली फॉरेन डीएनए को मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया है ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो और सेम साइट पर प्रोड्यूस हो, जिससे कि मैं दोनों को आपस में जुड़वा सकूं। वरना को अगर मैंने दोनों में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर दिए तब रेस्ट्रिक्शन जब जो खाली जगह बनेगी वो अलग बनेगी, जहाँ पर मेरा दूसरा डीएनए अनफॉर्चुनेटली लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे रेस्ट्रिक्शन साइट सेम प्रोड्यूस सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों डीएनए को कट करवाना है। अब सपोज मुझे जो है ये वाला जीन ये वाला सीक्वेंस जो है मुझे फॉरेन डीएनए का अपने वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाना है, या मैं ये वाला जीन चाहती हूँ कि ये मेरे होस्ट में एक्सप्रेस हो जाए। तो वेक्टर डीएनए इज द प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, और फॉरेन डीएनए इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। तो अब उसको कट करने के लिए मैंने EcoR1 ले लिया, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस EcoR1 ही कट कर सकता है, ठीक है। अब कट करा दिया, तो कट करा के क्या बना, यहां से इसने कट किया तो इसके पास आया ये, ठीक है। और इसने जब यहां से कट किया तो इसके पास क्या आया, ठीक है। तो इसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा सा दूर जाकर इसने कट करना स्टार्ट किया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, जो रीड कर दे सेम, मैंने पिछले उसमें वीडियो में बता दिया था। इसने जी और ए के बीच में से कट किया, यहाँ से भी जी और ए के बीच में से कट किया। ये वाले डीएनए का मैंने ये वाला पार्ट चूज कर दिया और इस वाले डीएनए का मैंने ये वाला पार्ट चूज कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो है ये स्टिकी एंड्स है। ये कैसे स्टिकी एंड्स है, जब आप इन दोनों को पास में लाओगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे एक दूसरे के साथ। अब देखो अगर मैं सेम स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ, जैसे कि सपोज ये मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की बात कर दूं, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले के पास से मैं बात कर दूं, तो क्या होगा कि जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दो बेसिस के बीच में। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की दो स्ट्रैंड्स की बात कर रही हूँ, तब इन दोनों के बीच में या दो बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तो फॉस्फोडाइस्टर एंड बॉन्ड्स को तोड़ा था,
ठीक है। और स्टिकी एंड्स क्या करेंगे, स्टिकी एंड जो करेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनवाने का काम करेंगे। अब आप खुद देखो ना कि अगर मैं इनको पास में लेके आऊंगी तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टी है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर डी है, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, और जी और सी तो आपस में है ही। ठीक है। अब फिर मैं इसको पास, तो ये क्या बने हैं, ये स्टिकी एंड्स बने हैं। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम यही होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम बेसिस के बीच में कट लगाते हैं और स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब मैं दोनों को लेके आई लाइगेट करवाने के लिए, पास में लाने के लिए, तो ये जी सी टी टी ए ए, ठीक है, ये यहाँ पे ए से आके लग जाएगा, ये आया ए ए टी टी सी और ये जी, ये वाले। ठीक है। बन गया ये पूरा एक डीएनए सीक्वेंस। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे करके बता देती हूँ। अब ये जो यहाँ पे गैप्स बचे हैं, इन गैप्स को कौन भरेगा, इन गैप्स को भर देगा डीएनए लाइगेज। ठीक है। इन दोनों के बीच में, हर बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो स्टिकी एंड्स enable the formation of hydrogen bonds between the two strands. And what does DNA ligase do? DNA ligase facilitates the action of hydrogen bond formation. स्टिकी एंड्स की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन पा रहे हैं, लेकिन डीएनए लाइगेज की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांगली, मतलब वो लाइगेज हो पा रहे हैं इजीली। डीएनए स्ट्रैंड जो दोनों डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में इजीली जो है टाइटली पैक्ड अब हो पा रहे हैं। ठीक है। तो अब भी वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जुड़ गए आपस में आके। मैं ऐसे बता देती हूँ कलर से बना के, थोड़ा सा कलर तो नहीं है मेरे पास पर कोई बात नहीं। अब ये सपोज ये वाला जो था अपना वेक्टर डीएनए था, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में मेरा फॉरेन डीएनए आके जुड़ गया। ठीक है। ऐसे देख लो, ये वाला प्लाज्मिड था, अब इसमें आके जो है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जुड़ गया। ठीक है। तो ये पूरा अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन चुका है। दिस इज द आर डीएनए दैट हैज बीन फॉर्म। और ये बने थे स्टिकी एंड्स। ठीक है। अब मैंने बताया था कि हिंद टू जो है वो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे बोला था मैंने, उसका सीक्वेंस क्या था। ओफो, ये पेन को मौत आ जाती है। जी टी पी वाई पी यू ए सी, ये हिंद टू का सीक्वेंस था और हिंद टू उसको यहाँ से कट कर रहा था। ठीक है। अब देखो, दो स्ट्रैंड्स ले लेती हूँ ना मैं, क्योंकि वेक्टर का भी होगा और उसका भी होगा। अब हिंद टू ने इसको भी यहाँ से कट कर दिया। ठीक है। सपोज कर दो मैंने जो फॉरेन डीएनए का पार्ट था ना वो मैंने ये वाला चूज कर दिया। अब डी डी पी वाई सी ए पी यू, दिस इज द वेक्टर डीएनए पार्ट। ठीक है। और इसका ले लो पी यू ए सी पी वाई टी जी। क्या ये कहीं से बॉन्ड बनाने लायक है, कोई इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसको मिल रहा है यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं मिल रहा ना। तो ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये अपने बायोटेक्नोलॉजी में तो काम नहीं आता। लेकिन हिंद टू का काम और भी हो सकता है ना भाई, हिंद टू तो कहीं से भी क्लीव कर सकता है। उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम डीएनए को कट करना है। अब कोई कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आ जाता है, कोई कोई नहीं आ पाता। इको आर1 बायोटेक्नोलॉजी में काम कैसे आ पाए, क्योंकि इसने स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करे और इसकी वजह से जो है दोनों डीएनए सेगमेंट्स के पास स्टिकी एंड्स आए और आपस में आके जुड़ गए, तो मेरा आरडीएनए बन गया। लेकिन हिंद टू ने ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करे, तो हिंद टू की वजह से जो है आरडीएनए नहीं बन पाया। अब ना ये इससे जुड़ सकता है ना ये इससे जुड़ सकता है, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं कोई। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री था, अगर मैं इसको इसके ऊपर लाके एडजस्ट करा दूं तो ए के लिए टी था, फिर से ए के लिए टी था, टी के लिए ए था, और ये वाला पार्ट तो आपस में था ही। तो ये तो स्टिकी हैंड्स थे, मैंने स्टिकी हैंड्स कहीं पे लिखा नहीं है,
बट ये जी और ए जो थे ये स्टिकी एंड्स का काम कर रहे थे। ठीक है, अब डीएनए लाइगेज की मदद से ये जुड़ गए, लेकिन ये हिंद टू तो नहीं कर सकता ये वाला काम ना, क्योंकि ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ऐसे तो जुड़ नहीं जाएगा। डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो मुझे उसको ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी ना एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर। ये मैं कोई ऐसे आपस में जाके थोड़ी बढ़ा दूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड पेयर ऐसे थोड़ी बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड पेयर तो ऐसे बनते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी बना रही हूँ मैं कि यूं करके बढ़ा दूं, ऐसे बनते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड पेयर तो इसके लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हिंद टू इज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड, but restriction is sorry eco r1 is going to produce sticky ends। तो ये स्टिकी एंड्स ऐसे काम करते हैं। अब ये वाली चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना क्यों जरूरी है, ताकि स्टिकी एंड जो है वो प्रोड्यूस हो सके दोनों के बीच में। अब देखो मैंने इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज किया था, इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज किया था। इसने ये वाला इसका ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, जी सी टी टी ए डी। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला पार्ट नहीं ले सकती थी, ये वाला पार्ट लूंगी तो उसके साथ फिर ये वाला पार्ट जाकर जुड़ जाएगा, सिंपल एज दैट। ये वाला पार्ट मैंने इसका यहाँ से एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला पार्ट इधर से लिया और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से लिया, इनको मैंने जुड़वा दिया, आपस में ओवरलैप करवा दिया, तो स्टिकी एंड्स की वजह से डबल स्टैंडर्ड जो आरडीएनए है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बन गया। ठीक है, तो ये तो था एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। इसमें याद करने वाली चीजें क्या क्या है, सबसे पहले तो इको R1 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, इसका क्या है GAATTC घातक। दूसरी और क्या है कि यही ये यूज करा क्योंकि ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर पा रहा था, किसके बीच में से कर पा रहा था, जी और ए के बीच में से काटता है। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम साइड सेम बेसिस के बीच में से काटता है, दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम बेसिस के बीच में से काट रहा है, इधर भी जी और ए के बीच में से काटा है, इधर भी जी और ए के बीच में से काटा है, सेम एज सेम, इधर भी सेम होगा। ठीक है, स्टिकी एंड्स इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। जब इन दोनों को मैं पास लाऊंगी तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, हिंद टू का मैंने बता ही दिया था, ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है। हिंद टू के बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, इको R1 का ये एग्जांपल आएगा बोर्ड में नीट में, क्योंकि यही एनसीईआरटी में अपना गिवन है। ठीक है, तो और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ठीक है, और स्टिकी एंड्स कौन से बॉन्ड्स को बनवाते हैं, स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड को बनवाते हैं। मैं लिख देती हूँ, restriction enzymes break the phosphodiester bonds between two bases and on opposite strands। दोनों पे। ठीक है, बोथ लगा दो। तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्किंग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now moving on to the next topic, that is separation and isolation of DNA fragments। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया था हमने, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो बना लिए थे। सपोज ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे मैंने अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाई और एक इसने कट यहाँ से मारा, एक इसने कट यहाँ से मारा, अब मेरे पास 3 फ्रेगमेंट्स आ गए, एक तो ये वाला फ्रेगमेंट, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है या इनको सेपरेट कैसे करना है। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो कट मारा होगा वो एक अपने पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस से मारा होगा, मतलब कि वो छोटा सा सीक्वेंस पूरे डीएनए के बराबर तो नहीं है ना, वो सीक्वेंस सबसे छोटा है और उसके आसपास जो भी सीक्वेंसेस हैं वो उससे बड़े हैं। लेकिन अब डीएनए क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल, तो इसको आप नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, या आप अपने एक्शन को देख भी नहीं सकते कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डायजेशन जो है वो ढंग से हुआ भी है या नहीं, या जो पीस आपको चाहिए था क्या वही पीस आपको मिल पाया है या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम फिर एक टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं एंड दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस सब के लिए यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय अ मेथड विच इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Don't mind my writing, it's just since I'm going to be a doctor soon, so that's why. All right,
तो कैसे होता है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना एक्शन परफॉर्म किया, एक सेगमेंट छोटा प्रोड्यूस है क्योंकि वो रिकॉग्निशन साइज का कुछ 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस कुछ ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, बहुत ही छोटा होगा, और कुछ उसके बड़े सेगमेंट थे। लेकिन अब ये हुआ कैसे, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक एगरोस जेल लेते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया हुआ होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज DNA is a charged molecule and that too it is negatively charged. Okay, DNA is negatively charged molecule, ठीक है। और जेल, तो फिर डीएनए को सेपरेट कैसे करोगे, अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव वाले प्लेट पर रख दो, कैथोड पर रख दो, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया जाएगा। तो डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड इट कैन बी visualized or it can be seen when it is moved toward the positively charged plate that is anode under the electric field। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये मेरी कोई एक मैट्रिक्स थी पूरी, ठीक है, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी आई होप, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स थी, इसमें कुछ वेल्स थे जिसमें मैंने अपने डीएनए के जो पीसेस थे वो लोड कर दिए, ठीक है। ये मेरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी और ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में है एगरोस जेल, जिसके अंदर सीविंग इफेक्ट है, मतलब इसके अंदर कुछ पोर्स हैं, ठीक है। अब ये एग्रोस जेल एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, एग्रोस इज derived फ्रॉम अगार विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेड एल्गी एंड सीवीड, ठीक है, मराइन ओशंस में ही इसको देखते हैं। तो एग्रोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी सीवीड या सीवीड से भी, ठीक है, यहाँ से एग्रोस जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे डीएनए लोड कर रखे हैं मैंने, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। अब एग्रोस जेल क्या करता है, एग्रोस जेल प्रोवाइड द सीविंग इफेक्ट। कैसे, एग्रोस जेल इस तरीके से बना हुआ होता है कि ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तो ये काफी मतलब ब्रॉड है, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ते हैं ना तो ये जाते जाते जो है ना ये नैरो होता चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं जब तक वो नेगेटिव प्लेस के थोड़ा सा पास हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पॉजिटिव की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे स्पेस या पोर्स जो हैं वो और ज्यादा नैरो होते चले जाएंगे। तो जब वो पोर्स नैरो होते चले जाएंगे तो उन पोर में से कौन पास हो पाएगा, उन पोर्स में से सिर्फ वही पास हो पाएगा जो आपका स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा, यानी कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो होगा, ठीक है। So agarose gel provides sieving effect. बहुत ज्यादा तो नहीं दिख पा रहा है इससे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अपने डीएनए के वेल को डीएनए को वेल्स में लोड किया, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो मेरा डीएनए भागना स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे तक तो पोर्स काफी वाइड ओपन है एग्रोस जेल में, लेकिन जब मैं आगे पॉजिटिव की तरफ भागती जा रही हूँ तो पोर्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। अब उसमें से वही निकल पाएगा जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा और जो ज्यादा तेज भाग पाएगा, और जो ज्यादा तेज भाग पाएगा वो कौन होगा, वो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि उसके पास तो फ्रेगमेंट ही बहुत छोटा सा है, उसके पास कुछ ही लिमिटेड सेगमेंट्स मतलब पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि मूव कराने हैं उसको, ठीक है। तो वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जल्दी जा पाएगा और सबसे छोटे वाले पोर्स में से भी इजीली पास हो जाएगा बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो जो सबसे बड़ा पीस था सपोज करो वो यहीं तक आके रह गया, ठीक है, यहीं पे आके उसने हार मान ली, उससे थोड़ा छोटा कुछ यहाँ तक आ पाया, ठीक है। और जो सबसे छोटा था जो कि मेरा फ्रेगमेंट था, डिजायरेबल फ्रेगमेंट जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, वो पूरा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अभी भी मैं इसको देख नहीं सकती कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है, मैं अभी भी विजुअलाइज नहीं कर सकती कि अच्छा मेरे पीसेस सेपरेट हो गए, क्यों, बिकॉज डीएनए इज अगेन अ माइक्रोमोलिक्यूल, मतलब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है ये, वैसे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी भी नहीं देख सकती क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, ये इजिली विजुअलाइज नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी, एग्रोस जेल पे मैं डालूंगी यूवी रेड, पहले तो मैं स्टेन करूंगी इसको इथीरियम ब्रोमाइड से, ठीक है। इथीरियम ब्रोमाइड इज अ काइंड ऑफ डाई जिसको आप डालोगे इसके ऊपर अपने एग्रोस जेल पर। इस पे क्या करा, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स
इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करने के बाद मैंने इसमें डाली इथीरियम ब्रोमाइड, विच इज अ डाई, येलो और ऑरेंज कलर। इथीरियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? अब इस पे डालना पड़ेगा यूवी रेडिएशन, ठीक है, so that this dye can be exposed and the fragments which have been separated can also be exposed। अब इथीरियम ब्रोमाइड के बाद भी आपको फिर उसमें और क्या डालना पड़ेगा? अब इसमें आप डालोगे यूवी रेडिएशन, तो आपको ब्राउन या ऑरेंज कलर के जो फ्रेगमेंट्स हैं, सॉरी ब्राउन कह रही हूँ, ऑरेंज या येलो कलर के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको स्टेनिंग के थ्रू दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पास जो पॉजिटिव प्लेट के जो पास आपको दिख गया वो ही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब सॉरी वही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला फ्रेगमेंट जेल में से काटेंगे, ठीक है। इसको एग्रो जेल की पूरी मैट्रिक्स में से मैंने निकाल के यहाँ पे ले दिया। अब इसको, अभी तो ये जेल के अंदर है ना, तो इसको जेल से भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो जेल से भी बाहर निकालने की प्रोसेस के बाद जब आपके पास फाइनली ये आएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज इल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ extracting GOI from agrogel piece is called इल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे आप अपने डीएनए फ्रेगमेंट को जो है ऑब्टेन करते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रही हूँ, ठीक है। आपने अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया पहले तो पूरे सेल में से, वो सब कैसे किया उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इतना देखो कि आपके पास डीएनए आ गया पूरे सेल का, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, आपको पता थी कि आपको कौन सी साइट से उसको कट करवाना है, तो आपने वही वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डाल दिया। अब डीएनए के हो गए फ्रेगमेंट्स, लेकिन डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए कैसे हुए, कितने बड़े हुए, क्या आपको आपका पीस मिल पाया या नहीं मिल पाया, वो सब कैसे देखोगे? उसको चेक करने के लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, आपके कुछ वेल्स दिए हुए हैं, उस वेल में आप अपना डीएनए लोड करेंगे, जो भी आपने जो भी पीसेज दिया, जो भी फ्रेगमेंट, मतलब आपको दिखेगा नहीं बट आप वेल्स में जो है उसको लोड कर देंगे, ठीक है। लोड कर दिया। मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में एग्रोजेल है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी और मराइन सीवीड, ठीक है। ये क्या करती है? सीविंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब सिंस डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास जाएगा, मतलब ये एनोड के पास जाएगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो डीएनए जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागा। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स के थ्रू निकल के पास आउट होके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे कलेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो एग्रोजेल के जो पोर्स है वो नैरो होते चले जा रहे हैं, तो उसमें से बड़े वाले फ्रेगमेंट्स पास नहीं हो सकते। तो अब इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर आएगा, या बोल रहे आपसे कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट लोकेट करके बताओ, तो स्मॉलेस्ट मतलब साइज में भले ही आपको डिफरेंस ना दिखे, लेकिन अगर वो आपसे बोल दे कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट वो करके दिखाओ, पॉइंट आउट करके दिखाओ, तो कैसे बताओगे? तो फिर आप उसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास सबसे पहले जो डीएनए पहुंचा हुआ होगा आप उसको बताओगे कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट और दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम आवर एंटायर डीएनए लेंथ, ठीक है। अब इसको भी देखना है, इसको विजुअलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी इथीरियम ब्रोमाइड विच इज अ डाई, ठीक है। फिर उसको भी और अभी भी नहीं दिखा मुझे कुछ भी, तो मैं अब यूवी रेज डालूंगी, ठीक है। यूवी रेज जब डाली तो अब फाइनली मुझे ब्राउन येलो या ऑरेंज कलर का स्टेन दिखने लगा और मुझे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास सबसे छोटा डीएनए जो है वो दिख गया और उसको मैंने एग्रो जेल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस पूरे प्रोसेस को मैंने बोला इल्यूशन। नाउ दिस इज हाउ यू हैव एक्सट्रैक्टेड आउट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लाइगेट करवा दीजिए अपने वेक्टर्स के साथ, या आप इसको अपने होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, जैसे भी आप करवाना चाहें। वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो प्लाज्मिड में देंगे, फिर वेक्टर को आप होस्ट में डालोगे, ठीक है। अब ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास रेडी है, आप इसको जो करवाना चाहो वो करवा सकते हो, इसको वेक्टर्स के साथ क्लोन भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।